वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सर्वे भवन्तु सुखिन। वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो फिर दोबारा इसी टॉपिक के ऊपर है। क्या है ज्योतिष और ज्योतिष की हेल्प, और क्या है मौजूदा कर्म, वर्तमान एफर्ट्स, और क्या है प्रारब्ध आदमी का। इन तीन कॉम्बिनेशंस को मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा और कई प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो से निकल जाएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी आदमी एस्ट्रोलॉजी का फायदा उठाना चाहते हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी बात पकड़ में आएगी। और दूसरा, कोई भी आदमी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर रहा है, कर चुका है या करने की सोच रहा है वो, या एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी कोई भी कोर्स करने की सोच रहा है अपनी किसी समस्या के समाधान के बारे में, जैसे रेखी हीलिंग कोर्स या पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोर्स, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ही एक वर्जन एक अलग नाम से आकाशीय रीडिंग के नाम से अगर कोई कोर्स करने की सोच रहा है, तो वो इंडिविजुअल इस वीडियो को जरूर देखे। आज वाली ये वाली वीडियो जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूं प्रारब्ध क्या है, मौजूदा कर्म क्या है, और ज्योतिष उसमें क्या हेल्प करता है। पहली बात, कोई भी व्यक्ति जब कोई कोर्स करता है तो उसके अंदर ये इच्छा होती है कि वो जीवन में अपनी किसी समस्या से जूझ रहा होता है, उसका हल ढूंढने के लिए वो उस कोर्स को करना चाहता है। और साथ ही एक पहलू ये भी होता है कि इस कोर्स को सीख कर मैं जब लोगों की समस्या का समाधान करूंगा तो एज ए कंसल्टेशन के रूप में, एज ए एडवाइजर के रूप में मैं वहां से पैसे अर्न कर सकूंगा। क्योंकि मेरे को ईश्वर की कृपा से अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी की जो विद्या प्राप्त हुई गुरु कृपा से, वो बहुत अर्ली एज में हो गई और बहुत कम समय में हो गई और बड़े साधारण तरीके से हो गई। उसकी कीमत मुझे खुद पता नहीं थी, क्योंकि मैंने खुद कभी भी एस्ट्रोलॉजी को पैसे कमाने का माध्यम नहीं बनाया अपने जीवन के अंदर। और लेकिन जब मैं देखता हूं कि एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से पेश किया जाता है, तो उम्र के इस पड़ाव के पर आकर मैंने एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से अडॉप्ट किया, क्योंकि देखा फ्री की एडवाइस की कोई कदर ही नहीं करता। तो मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बारे में उतरा। खैर, व्यक्ति इस बात को पहचान नहीं पाता कि मुझे जीवन में कितनी मदद एस्ट्रोलॉजी से मिलेगी और बाकी का मेरा प्रारब्ध काम करेगा, बाकी का मेरा मौजूदा एफर्ट्स काम करेंगे, मेरा मौजूदा वर्तमान कर्म काम करेगा। जब कोई इच्छा व्यक्ति की पूरी नहीं होती या इच्छा उसके हिसाब से पूरी नहीं होती, कुछ रेशों में कंप्लीट होती है इच्छा, पर कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो उस आदमी को एक बेचैनी सी मची रहती है। उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आप कोई भी कोर्स करेंगे, उसके अंदर उस कोर्स से उसका कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इन प्रॉब्लम्स को लेके जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी है। पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा प्रारब्ध, प्रेजेंट कर्म और ज्योतिष का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है। देखिए, कोई भी आदमी कोई कोर्स करने की सोच रहा है, एस्ट्रोलॉजी का, रेखी हीलिंग का, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, आकाशीय रीडिंग्स का, व्हाटएवर, आप पहले ये देखना, चेक करना कि यदि कोई बच्चा बाय बर्थ फिजिकल प्रॉब्लम में है, उसका कोई अंग काम नहीं कर रहा है या कोई सेंस काम नहीं कर रही लाइफ के अंदर, तो क्या एस्ट्रोलॉजी से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा? सिर्फ एस्ट्रोलॉजी से उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। ब्रेकअप, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कॉलेज टाइम में उनका प्रेम प्रसंग बन जाता है और घर वालों को पता नहीं होता और ब्रेकअप हो जाता है। लड़का लड़की को चाहता है, लड़की लड़के को चाहती है, वो चाहता थे, उनमें से कोई एक चाहता था कि मैं मैरिज, हमारी आपस में मैरिज हो जाए, पर दूसरा उसको चीट कर जाता है, उसको धोखा दे जाता है। उस गम में वो बच्चा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, आगे का डिसीजन नहीं ले पाता, जिससे उसकी पढ़ाई, उसका करियर डिस्टर्ब होता है। और जब एज बढ़ रही होती है तो माँ बाप शादी के लिए वरिड हो रहे होते हैं और वो अपनी इस बात को डिस्क्लोज नहीं करता। वो सॉल्यूशन ढूंढता है एस्ट्रोलॉजी सीखकर,
वहां से मैं सॉल्यूशन निकाल लूंगा। इस प्रॉब्लम का सिर्फ सॉल्यूशन एस्ट्रोलॉजी से नहीं मिलेगा, खाली एस्ट्रोलॉजी से नहीं मिलेगा, एस्ट्रोलॉजी के अलावा भी कुछ और करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा प्रारब्ध क्या है, मौजूदा कर्म क्या है और एस्ट्रोलॉजी की सहायता क्या मिलेगी। मैं क्लियर करूंगा इस बात में। कोई बच्चा जिद्दी है, अगर कोई कहे कि जन्म कुंडली दिखाकर जेमस्टोन पहनकर बच्चे के अंदर सुधार आ जाएगा, तो ये एक हिस्सा है। इसके अलावा काउंसलिंग की आवश्यकता रहेगी पेरेंट्स को कि कैसे बच्चे को डील करना है। ठीक है। एक प्रॉब्लम है, पत्नी पति के बिहेवियर से परेशान है। सपोज हस्बैंड लेट नाइट आते हैं और ड्रिंक कर आते हैं। पति की एक्सप्लेनेशन है, मैं तो आने पर खाना भी नहीं मांगता, खाना भी मैं बाहर से खाकर आता हूं, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। पर उनके इस हैबिट से घर के अंदर एक बड़ी अनइजीनेस रहती है वाइफ को। हाउस वाइफ्स हैं या वर्किंग है व्हाटएवर, वो हस्बैंड के इस हैबिट से बहुत परेशान है। और हस्बैंड की अपनी प्रॉब्लम है, वो वाइफ के बिहेवियर से परेशान है। तो अगर वो कहे जी एस्ट्रोलॉजी से मुझे इसका इलाज मिल जाए, मैं खाली एक जेमस्टोन पहन लूं सूटेबल और जो दशाएं चल रही हैं उसका इलाज कर दूं, तो इसकी कंपैटिबिलिटी बैठ जाएगी, हम बिल्कुल स्मूथ जाएंगे, तो ठगी का शिकार बनेंगे किसी ज्योतिषी के हाथ चढ़कर। ज्योतिषी का फर्ज होगा जन्म कुंडली के अंदर यदि कोई कमी होगी तो उसका जेमस्टोन पहनाया जाए। एवरेज है प्लैनेट्स तो केवल रेमेडीज बताई जाए और परमार्थ के साथ आदमी को जोड़ा जाए, 9th हाउस हील किया जाए। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण, ये क्या होता है ये भी इस वीडियो में अभी आपको समझाऊंगा। आकस्मिक घटना घट गई किसी के साथ, किसी बच्चे ने अपनी मर्जी से पेरेंट्स को मनवाकर एग्री करवाकर अपने मर्जी का विवाह कर लिया, लव मैरिज कर ली। पेरेंट्स चाहते नहीं थे पर बच्चे ने कर ली शादी। 4-5-6 महीने हुए, साल भर हुआ, टूट गया सब कुछ, ब्रेकअप हो गया, बच्चा वापस अपने घर में आ गया, लड़की वापस आ गई, लड़का वापस आ गया। अब पेरेंट्स के लिए नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं, नया रिश्ता मिलता नहीं है, ज्योतिषी से सलाह ले रहे हैं। ज्योतिषी उसके अंदर क्या बताएगा, खाली एक जेमस्टोन के अलावा और क्या बता सकता है, रेमेडीज के अलावा और क्या कर सकता है। 9th हाउस हील करना पड़ेगा, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितर ऋण चुकता करना पड़ेगा, तब नया प्रारब्ध खड़ा होगा। इस प्रकार की कई समस्याएं हैं जिनको लेकर, यहां मैं किसी का भी कोई नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, ये एक आम समस्या हर एक आदमी की, कई लोगों की, जिनको वो अपने अंदर रखकर उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज में जाते हैं। और आजकल आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं, सीखिए ज्योतिष 3 दिन में, सीखिए ज्योतिष 99 रुपीज में, 199 रुपीज के अंदर एक वेबिनार आप अटेंड कीजिए और उसके अंदर आप जानिए कि ज्योतिष क्या होता है। यानी कि 199 रुपीज के अंदर आदमी ज्योतिष बन जाएगा। इस तरीके का भ्रामक प्रचार होता है। खैर, ये हर एक इंडिविजुअल ने अपने आप से फैसला करना है कि मुझे किस तरफ बढ़ना है। चलिए, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनके सॉल्यूशन के लिए आदमी सोचता है मैं एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सीख लूं तो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा। खाली एस्ट्रोलॉजी के कोर्स से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, खाली रेखी हीलिंग कोर्स करने से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता, खाली कोर्स कर लेने से, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का या आकाशीय रीडिंग का कोर्स कर लेने से इन समस्याओं का समाधान नहीं निकलता। रेखी हीलिंग कोर्स की मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। पति की आदत से परेशान है पत्नी, रेखी हीलिंग कोर्स के अंदर क्या बताते हैं, यदि आप किसी आदमी के नेचर को अपने लिए फेवरेबल बनाना चाहते हो, दिल्ली में मैंने ये कोर्स किया था 2010 में किया था, 2 दिन का कोर्स था। यदि आप किसी आदमी को आप अपने फेवर में करना चाहते हो, आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो जॉब के लिए, तो जॉब पर इंटरव्यू पे जाने से पहले ही आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप इंटरव्यू रूम में घुस रहे हैं, इंटरव्यू लेने वाला बड़े खुश माहौल में बैठा है, वो आपका वेलकम कर रहा है और आपसे हंस के बात कर रहा है और आपसे ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसका आंसर आप बड़े आसानी से दे रहे हैं। ऐसे इमेजिन करके आपने जिसको इंटरव्यू देने जाना है उसकी थर्ड आई से कनेक्ट होकर आप रेखी दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको सफलता मिल रही है। यानी कि किसी पत्नी ने यदि अपने पति को अपने प्रति फेवरेबल बनाना है, घर के माहौल के हिसाब से अनुकूल बनाना है, तो ऐसी ऐसी टिप्स देते हैं पर्ची पे लिख के कि वो बहुत अच्छे हैं और वो घर के माहौल के हिसाब से काम करते हैं, कहना मानते हैं।
इस प्रकार की पर्ची को फोल्ड करके पिरामिड होता है लकड़ी का, उस लकड़ी के पिरामिड में रख दो। तो पहले 700 800 1000 रुपए का वो पिरामिड खरीदो, फिर वो क्रिस्टल की एक स्टिक खरीदो और फिर रेखी सिंबल लगा के उसके ऊपर ऐसे हाथ हाथ घुमाते रहो। ठीक है, तो होता क्या है, हो सकता है कईयों को फर्क भी पड़ा हो, जीवन काफी सुधर भी गया हो, मैं ये ऐसे क्रिटिसाइज नहीं करता, पर मैंने ये सब चीजें जब देखी, तो जब इनको प्रैक्टिकली जब देखा तो मुझे ऐसा लगा ये सब पैसे कमाने के तरीके हैं, पैसे कमाने का ढंग है, ये लाइफ नहीं है, ये लाइफ का ट्रुथ नहीं है, जिंदगी इससे कहीं आगे है। तो वो जो मेरी जिंदगी की खोज है परमात्मा की कृपा से, उसी खोज को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब मैं अब काम की बात अब आपसे डिस्कस करता हूं। एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा प्रारब्ध क्या है, प्रेजेंट मौजूदा कर्म क्या है और ज्योतिष की हेल्प क्या है। देखिए, इसके लिए मुझे किसी सेलिब्रिटी का नाम लेना पड़ेगा, उस एग्जांपल से आप इजीली समझ जाएंगे। हम जो भी हैं, जो भी बने, जो भी शरीर हमने धारण किया, जिस भी परिवार में आए, जिस भी रंग रूप के हिसाब से आए, जो स्वभाव लेकर आए, वो हमारा प्रारब्ध है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत मशहूर एक्टर हुए हैं राजेंद्र कुमार जी, जिनकी फिल्म थी दिल एक मंदिर। उनको जुबली स्टार बोलते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, यानी कि उनकी कोई भी फिल्म जब थिएटर पे लगती थी तो वो सिल्वर जुबली होकर ही रहती थी कम से कम। फिर सिल्वर के बाद गोल्डन डायमंड जुबली हो जाता, वो बात अलग है, पर सिल्वर जुबली उनकी चलती थी हर फिल्म, और उनको सिल्वर जुबली स्टार बोला जाता था। मेरे ख्याल से उस जमाने में सिल्वर जुबली की टर्म्स चलती थी 25 हफ्ते कोई फिल्म किसी एक थिएटर पे लग जाए, लगभग 1 साल के करीब। 25 हफ्ते नहीं, 6 महीने से ज्यादा आई थिंक। चलिए एनीवे, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उनको सिल्वर जुबली स्टार बोलते थे, राजेंद्र कुमार जी को, बड़े फेमस थे। दिल एक मंदिर उनकी बड़ी बड़ी ही अच्छी मूवी है, मीना कुमारी जी भी थी उस मूवी में। उनका जो बेटा है कुमार गौरव, कुमार गौरव का राजेंद्र कुमार जी के घर में जन्म लेना कुमार गौरव का प्रारब्ध है। इसी प्रकार आपका भी प्रारब्ध है अपने घर में, ऐसी मेरा प्रारब्ध है जिस घर में मैं पैदा हुआ, उस हिसाब से हमें भाई बहन मिले, रिश्ते नाते मिले, ये हमारा प्रारब्ध है। ठीक है, अब कुमार गौरव का प्रारब्ध ये है कि राजेंद्र कुमार जी के घर के अंदर उनको बचपन से सारी सुख सुविधाएं मिली, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाई हुई, खिलौने, हर प्रकार के खेलने की सुख सुविधाएं मिली। वो जो करना चाहे उस एरिया में, उस फील्ड में भेजने के लिए फादर ने फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल रखा। अब कुमार गौरव का मौजूदा कर्म, वर्तमान एफर्ट्स क्या है? कुमार गौरव ने चूज किया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर फिल्म एक्टर बनूंगा, अभिनय की दुनिया में उतरूंगा। और आप पाएंगे कि राजेंद्र कुमार जी के बेटे कुमार गौरव जी की मूवीज ज्यादा चली नहीं, वो चले ही नहीं। उनको जो भी है वट जो भी कहते हैं, उनकी एक मूवी चली थी लव स्टोरी के नाम से, फिल्म आई थी, वो चली थी, उसके बाद उनकी कोई फिल्म नहीं चली। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री से अलविदा हो गए। तो ये था उनका प्रेजेंट कर्म। वो प्रेजेंट कर्म करने के लिए लिबरल थे कि फिल्म इंडस्ट्री में मुझे अभिनय करना है, या उनके पास चांस था कि वो पढ़ाई लिखाई कर कर इंडियन सिविल सर्विसेज का पेपर भी दे सकते थे, आईएएस ऑफिसर बनते, आईआरएस ऑफिसर बनते, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाते, या वो आर्म्ड फोर्सेस में जाते, इंडियन आर्मी में जाते, नेवी में जाते, एयरफोर्स में जाते, किसी और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट की सिविल सर्विसेज में जाते। पर उन्होंने वो एरिया चूज नहीं किया, उन्होंने बिजनेसमैन बनना चूज नहीं किया, उन्होंने फिल्म एक्टर बनना चूज किया। ये उनकी लिबर्टी थी, और इस लिबर्टी का यूज उन्होंने प्रारब्ध के बल पे किया, क्योंकि प्रारब्ध से फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल थी। इसी प्रकार आपकी मेरा भी अपना एक प्रारब्ध है, हमें क्या सुख सुविधाएं उपलब्ध है, उस हिसाब से हम आगे का काम चूज करते हैं। अब इसमें ज्योतिष की हेल्प क्या करेगा? कुमार गौरव की हेल्प ज्योतिष क्या करेगा? उनको चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर प्रसिद्धि, तो अगर वो ज्योतिष की हेल्प लेना चाहे, न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेना चाहे, रेकी हीलिंग की हेल्प लेना चाहे, तो हर फील्ड वाला अपनी अपनी हेल्प प्रोवाइड करेगा। ज्योतिष के हिसाब से मैं बता देता हूं कि मैं ज्योतिष को सबसे अटमोस्ट प्रायोरिटी पे रखता हूं कि उसके सुधार से काफी हद तक सफलता पाई जा सकती है। एक आदमी जिसका प्रारब्ध बड़ा स्ट्रांग है, 9th हाउस का बहुत स्ट्रांगनेस लेकर चला है, उसको अब अपनी कोई डिजायर फुलफिल करनी है,
तो उस आदमी को अपना फोर्थ हाउस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फोर्थ हाउस पे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इससे रिलेटेड जेमस्टोन वो पहन सकता है, इससे रिलेटेड वो रेमेडीज कर सकता है। ये इलाज है उस इंसान के लिए जो कुमार गौरव के लेवल पर है। अब बात करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, जब उनका जन्म हुआ कुमार गौरव का, तो कई और बच्चों का भी उसी शहर में उसी समय पर जन्म हुआ था जिनकी कुंडली बिल्कुल सेम है, सेम वैसी प्लेनेटरी पोजीशन है और सेम महादशाएं चल रही है। ठीक है, अब उनमें से भी कोई बच्चा उसी एज ग्रुप का, जिस एज ग्रुप में कुमार गौरव ने फिल्म इंडस्ट्री में पैर रखा, ठीक है, उसी जन्म समय में पैदा हुआ कोई दूसरा बच्चा अपने जीवन के अंदर किस समस्या से जूझ रहा है? उसके पास रोजगार नहीं है, वो घर की आर्थिक तंगी के चलते, घर की आर्थिक तंगी के चलते पढ़ नहीं पाया, अच्छी पढ़ाई ना होने के बाद उसको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, उसको बहुत मजदूरी के लेवल का, बहुत क्लैरिकल स्टाइल की जॉब उसको मिल रही जिसमें ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। वो आदमी भी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेना चाहता है, तो उसकी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प क्या होगी? उस बच्चे का, उस इंडिविजुअल का नाइन्थ हाउस बहुत ज्यादा वीक है, उसका प्रारब्ध नेगेटिव है, उसके ऊपर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का बोझ अधिक है। तो ऐसे केस के अंदर उस बच्चे का जो ट्रीटमेंट होगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वो फोर्थ हाउस का बाद में होगा, पहले नाइन्थ हाउस का होगा। यहां उसको अपना धर्म कर्म पूजा पाठ खान पान संयमित रखना होगा, नाइन्थ हाउस को पावर देनी होगी, क्योंकि एक व्यक्ति का प्रारब्ध है, वो ऐसे घर में पैदा हुआ है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता तो फिल्म इंडस्ट्री में ही जाएगा, और यदि कोई डायरेक्टर उसको ना अडॉप्ट करना चाहे, ना अपनी फिल्म में लेना चाहे, तो उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने पैसे देकर डायरेक्टर को अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस करवा सकता है। ये स्ट्रांग है प्रारब्ध, ये नाइन्थ हाउस स्ट्रांग है, उसको केवल प्रसिद्धि चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी में फोर्थ हाउस से रिलेटेड जेमस्टोन के ऊपर कंसिडरेशन किया जाएगा, और साथ में लग्नेश को भी देखा जाएगा, लग्नेश स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, इन दो चीजों के ऊपर कंसिडर करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो पढ़ भी नहीं पाया और नौकरी के लिए मोहताज है, नौकरी के लिए एफर्ट्स कर रहा है, उसका नाइन्थ हाउस बहुत वीक है, उसकी एस्ट्रोलॉजी से हेल्प होगी कि वो नाइन्थ हाउस को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करें और फिर चौथे हाउस को स्ट्रॉन्ग करें। ये दो चीज की रेमेडी होगी। तो ये एस्ट्रोलॉजी का यूज है। अब कोई आदमी ये कहे कि एस्ट्रोलॉजी तो इसमें काम ही कुछ नहीं करती, कि कुमार गौरव ने एस्ट्रोलॉजी का यूज किया और वो मशहूर ही नहीं हुए, तो ये कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है व्यक्ति की कि हम जो करना चाहते हैं उसके अंदर हमारे हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स में कमी आ जाए। कहने का मतलब, मैं किसी से मीटिंग करने के लिए जाता हूं तो जाने पर टाइम नहीं मिलता, मुझे डोर क्लोज मिलता है, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प है। मैंने अपने लग्नेश को, सुखेश को, भाग्येश को, कर्मेश को स्ट्रॉन्ग कर लिया, जेमस्टोन की जरूरत थी जेमस्टोन धारण कर लिया, रेमेडीज की जरूरत थी वो मैं कर रहा हूं, और देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इनको मैं चुकता करने की कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर। थोड़ी सी बात करते हैं क्या है, ताकि मेरे को कुछ रिलीफ हो। मैं जब जाऊं तो सामने वाला मुझे मीटिंग के लिए टाइम दे दे, सामने वाला मेरी बात को समझने के लिए थोड़ा अपना टाइम डेडिकेट कर दे। ये नाइन्थ हाउस का वीक होना लाइफ के अंदर स्ट्रगल खड़ा कर देता है आदमी का, ये महा सुख को महा दुख के अंदर तब्दील कर देता है, ये सुख को काबू नहीं आने देता। नाइन्थ हाउस, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण क्या चीज होती है? ये होती है, फॉर एग्जाम्पल, इस जन्म में मैं एक जॉब करता हूं, अपने ऑफिस जाता हूं डेली, वहां मेरे कैबिन में मैं जाता हूं, बिल्कुल डस्टिंग किया हुआ, रूम फ्रेशनर छिड़का हुआ, कंप्यूटर साफ किया हुआ, एक मुझे बहुत संवरा हुआ मेरा कैबिन मुझे मिलता है। बेल मैं बजाता हूँ, इंटरकॉम के ऊपर मैं बोलता हूँ, पानी आ जाता है, चाय कॉफी सब आ जाती है। क्या उस इन्वायरमेंट के अंदर मैंने कभी जिंदगी में ये वाली बात सोची कि ये जो पियोन ऑफिस बॉय मेरे लिए रोज पानी लेकर आता है, हंसकर बोलता है, और एक इशारे के ऊपर चाय कॉफी सब ले आता है, जूठे कप उठा के ले जाता है, क्या मैंने एज ए कटसी बेसिस कभी इसको, कभी किसी दिन त्योहार के ऊपर कोई टी शर्ट, कोई स्वेटर, कोई या जैकेट वगैरह, या कोई गिफ्ट इसको दिया, इसकी फैमिली के लिए कोई कुछ दिया, केवल इस नाते कि ये एज ए इस रिलेशनशिप के ऊपर मेरे को कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये भावना मेरे अंदर क्रिएट हुई? और मान लीजिए मैंने उस आदमी को, हालांकि उसको ऑफिस से सैलरी मिलती है, उसकी ये ड्यूटी ही है काम करना, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर मैंने उसको
कभी कोई चीज गिफ्ट कर दी, उसके बच्चों के लिए कोई चीज दे दी, तो वो हमेशा ग्रेटिट्यूड रखेगा और ज्यादा झुक जाएगा हमारे सामने। लेकिन अगर मैं उसकी इस सर्विस को लेता हूं और ऊपर से उसके सामने रोब जमाता हूं, चाय कॉफी पीने के बाद उसने मेरे कप नहीं उठाए तो मैंने डांट दिया उसको, आपको दिखता, तुम्हें दिखता नहीं है, तुम चाय पिए हुए 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, कप नहीं उठाते हो। तो ये जो रिलेशनशिप बन रहा है ना, इसमें मेरा कर्ज खड़ा हो रहा है, मैं कर्जदार बन रहा हूं कुदरत की निगाह में। ये है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। इसी प्रकार हमने मुफ्त में अपने माता पिता से कितनी हेल्प ले ली है। जब से पैदा हुए हैं हमारे माता पिता ने हमारे बचपन से लेके जवानी तक हमारे कपड़े धोए, कपड़े प्रेस करके हमें दे दिए, खाना पका कर दे दिया, हमने उसके बदले में उनका ऋण नहीं चुकाया। ऐसा नहीं मैं कहता कि लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते और मैं बहुत ज्यादा करता हूं, ऐसी बात नहीं, मैं केवल समझाने के तरीके से इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। कहीं शब्दों में कोई भूल चूक हो जाए तो मैं माफी चाहता हूं। और दूसरा, जैसे जब से हमें भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, हमें हाथ दिए, एक जख्मी कुत्ता, स्ट्रीट डॉग घूम रहा है, उसके जख्म हो रखा, खून निकल रहा है, तो कुत्ता कुत्ते के पट्टी नहीं बांध सकता, इंसान सबके पट्टी बांध सकता है। इंसान इंसान को भी हील कर सकता है, इंसान जानवर को भी हील सकता है। क्या मैंने अपने इन हाथों का इस्तेमाल, अपने इन आंखों का इस्तेमाल क्या ऐसे सर्विस के लिए यूज किया? मुफ्त की सनलाइट मिल रही है मुझे, मुफ्त की चंद्रमा की रोशनी मिल रही है, मुफ्त का पानी, हवा, सब मुफ्त का माल मिल रहा है मुझे भगवान की कृपा से। ठीक है, क्या मैंने कभी मेरे मन के अंदर ये भावना आई, यार पेड़ वेड़ तो मैंने लगाए नहीं अपनी जिंदगी में, कभी कम से कम थूकू ना मैं? कुछ भी चीज खा रहा हूँ, खा के थूक दे रहा हूँ, कहीं पे भी जा रहा हूँ और कहीं कोई पब्लिक कन्वीनियंस नहीं मिली तो साइड में इधर उधर होकर पेड़ के पीछे खड़े होकर यूरिन कर दिया। कभी मैंने ऐसी मजबूरी में कभी माफी भी नहीं मांगी धरती माता से। तो ये होता है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ये है कि किसी दूसरे से 10 बार सर्विस ले ले, मैं भूखा तो सामने वाले ने मुझे 100 बार खाना खिला दिया और अब मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे 1-2 बार भी खिलाया था कि नहीं खिलाया था। ये ऋण जब हमारे ऊपर चढ़ता है तो लाइफ उतनी टफ होती है इस जीवन के अंदर। ये है 9th हाउस का खेल। तभी हम देखते हैं यार ये तो सब कुछ ही कर रहा है, गाड़ियों में घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, यार ये तो कमाल ही कर दिया। यहाँ तो हम तो मंदिर जा जाके परेशान हो गए, तेल हम चढ़ा रहे हैं, व्रत हम कर रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, फिर भी रिलीफ नहीं मिलता, एक नौकरी तक नहीं मिलती। ये देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण होता है। ये जमा पूंजी होती है जो इस वक्त जो बीज पहले बोए थे वो फसल अब कट रही है, कंफर्ट और अनकंफर्ट जोन के रूप में। तो ये है प्रारब्ध, मौजूदा कर्म और ज्योतिष की हेल्प। ज्योतिष की हेल्प ये मदद करेगी कि मैं जिस टारगेट को मैं एफर्ट्स करके हासिल करना चाहता हूं उसके अंदर मेरे हर्डल्स, ऑब्स्टेकल कम से कम हो और इस चीज में कामयाबी मिलेगी कि जिससे मैं एडवाइस ले रहा हूं वो आदमी मुझे अच्छे से अच्छे तरीके से इस बात को समझा दे, काउंसलिंग कर दे। कई बार क्या होता है, कोई आदमी अपनी किसी इच्छा पूर्ति के चक्कर में बिल्कुल ब्लाइंडली लगा हुआ होता है। ऐसी जिंदगी थोड़ी ना जी जाती। किसी चीज को मैं पाना चाहता हूं, मैंने एफर्ट्स करे, वो मुझे नहीं मिली, तो छोड़ो, पर उसे भूलो, कुछ और डायरेक्शन में अप्लाई कर ट्राई किया जाए, क्या दिक्कत है? मैंने अपनी जिंदगी के अंदर 23, 24, 25 कंपनियों में काम करके निकला। जब किसी नई कंपनी में जॉब ट्राई करता था तो आदमी कहते थे यार आप तो वहीं टिकते नहीं हो। मैं कहा सर बिल्कुल सही बात है, मैं टिकना चाहता हूं, जब वहां का इन्वायरमेंट ही नहीं मुझे टिकने देगा तो मैं कैसे टिक जाऊंगा वहां पे? तो ये चीज होती है, अपने आप को माहौल के हिसाब से ढालना और एक हद तक किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज करना और जो हम चाहते हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए बिना किसी को परेशान करे एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेकर अपने लाइफ के अंदर हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स को कम कर कर आगे बढ़ा जाए। मूल में परमात्मा को याद रखना, सब कुछ उनकी कृपा से होगा। जब भी कहीं से कोई एडवाइस मिलेगी तो उनकी कृपा से ही मिलेगी। वो एडवाइस आपको ऑफिस में कोई एक ऑफिस बॉय, पियोन भी दे सकता है, आपका फ्रेंड भी दे सकता है, एक अननोन आदमी भी दे सकता है, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी दे सकता है, कोई भी आदमी दे सकता है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही, बस और मेरे पास अभी कुछ और कहने को है नहीं। इस वीडियो के अंदर विराम देते आज भाषा को। चलिए, जय श्री कृष्ण।